ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता हो उसे जहर समझकर उसका बहिष्कार करो। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। हरियाली की फिक्र और जमीनी हकीकत। आजकल पेड़ पौधों की खूब चर्चाएं की जा रही हैं, पेड़ लगाने की भी खूब चर्चाएं होती हैं, पेड़ काटने की भी खूब चर्चाएं होती रहती हैं। मानसून की पहली बारिश जैसे ही धरती को भिगोती है, सरकारी तंत्र सुपरिचित रस्म अदायगी में जुट जाता है। वन विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं लाखों पौधे लगाने के लक्ष्य तय करती हैं, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करती हैं और अगले मानसून तक इस पूरे उपक्रम को विस्मित कर देती हैं। हर वर्ष करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, हर साल आंकड़े दिखाए जाते हैं, मगर हर बार जमीन पर हरियाली उतनी ही कम होती चली जाती है। यह उस तंत्र की स्वाभाविक परिणति है जहां जवाबदेही की जड़ें उतनी ही कमजोर हैं जितनी सड़क किनारे गड्ढे में ठूंस दिए गए उस पौधे की, जिसे ना पानी मिलेगा, ना देखभाल होगी और ना ही जीवित रहने का कोई वास्तविक अवसर मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि आप कितने भी पौधे लगा दीजिए, अगर उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उन्हें टाइम से पानी नहीं देते हैं, सुरक्षा नहीं करते हैं, तो वो सूख जाएंगे या तो कोई पशु पक्षी कुछ खा लेगा, आप देखेंगे कोई निकाल के ले जाएगा। दिल्ली का उदाहरण इस स्थिति का सबसे सटीक आईना है। पिछले 4 वर्षों में राजधानी में 2 करोड़ 5 लाख पौधे लगाए गए, लेकिन उनमें से केवल 60% ही जीवित रह सके। यह उस शहर का हाल है जहां सरकारी निगाहें सबसे अधिक रहती हैं। दूर दराज के जिलों और गांव में तो यह दर और भी दयनीय है। जब वन आवरण बढ़ने की घोषणा की जाती है तो उनके दावों की पड़ताल जरूरी हो जाती है। दिसंबर 2024 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में कहा गया कि 2021 से देश का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है और यह 2023 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो गया है। और इसी रिपोर्ट पर पर्यावरणविदों ने तीखी आपत्ति जताई। कई विशेषज्ञों ने दावा किया कि सरकार ने बांस के बागान, नारियल के पेड़ों और बागानों को वन आवरण के हिस्से के रूप में गिना और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए आंकड़ों के साथ एक दोषपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। रबर, यूकेलिप्टस और बबूल के बागान जैव विविधता के लिहाज से उन सघन प्राकृतिक वनों की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते जो सदियों में विकसित हुए थे और जिनका एक एक पेड़ सैकड़ों जीव जंतुओं का आश्रय था। वनों की निगरानी रखने वाला मंच ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत ने 23.1 लाख हेक्टेयर हरित आवरण खो दिया है, जो वर्ष 2000 की तुलना में 7.1% की गिरावट है और इससे 1.29 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। और वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई के मामले में भारत वर्ष 2015 से 2020 के बीच दूसरे स्थान पर रहा, जहां प्रति वर्ष 6.68 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है। यह तथ्य अकेले ही पूरी बहस की दिशा तय कर देता है। विकास की हर परियोजना, हर राजमार्ग, हर बांध, हर खदान पहले पेड़ों का बलिदान मांगती है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि, मध्य भारत में खनन और पश्चिमी घाटों पर सड़क निर्माण व पर्यटन के दबाव मिलकर उस वन संपदा को नष्ट कर रहे हैं जिसे बनाने में प्रकृति को हजारों वर्ष लगे। दुनिया में प्रति व्यक्ति औसतन 400 पेड़ हैं, जबकि भारत में यह संख्या इससे कहीं कम है। और जिस देश में चिपको आंदोलन चला वहीं बिना सोचे समझे पेड़ काट दिए जाते हैं। आपने अपने आसपास भी देखे होंगे किस तरह से जंगल साफ कर दिए जाते हैं। ऐसे में जब कनाडा के क्यूबेक प्रांत के एक छोटे कस्बे से खबर आती है, क्या आती है खबर, कि उसने आधिकारिक रूप से पेड़ों को अपने अधिकारों वाले जीवित प्राणी के रूप में मान्यता दी, तो वह उस पर ध्यान जाता है। ओंटारियो में म्यूनिसिपल एक्ट 2001 के तहत नगरपालिकाओं को पेड़ों की सुरक्षा के लिए विस्तृत उपनियम बनाने का अधिकार मिला हुआ है और इसे जमीन पर लागू भी किया जाता है। टोरंटो में पेड़ काटने पर जुर्माना 500 से $1 लाख प्रति पेड़ तक हो सकता है और अतिरिक्त $1 लाख गंभीर उल्लंघन के लिए निर्धारित है। इसी का परिणाम है कि टोरंटो प्रतिवर्ष लगभग 1,20,000 पेड़ लगाता है और शहर में अनुमानित 1,15,00,000 पेड़ों का प्रबंधन करता है और जिनसे प्रतिवर्ष $5,50,00,000 से अधिक का पर्यावरणीय लाभ मिलता है। यह पर्यावरण की नहीं, अर्थशास्त्र की भी भाषा है। भारत में यह सोच अभी तक ना नीतियों में उतरी, ना प्रशासनिक ढांचे में।
इथोपिया का उदाहरण प्रेरक और उससे ज्यादा शिक्षाप्रद है। 20वीं सदी के आरंभ में इथोपिया की 35% भूमि वन से आच्छादित थी, जो वर्ष 2000 तक घटकर केवल 4% रह गई थी। इस गिरावट को रोकने के लिए इथोपिया ने जो रास्ता अपनाया वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये उदाहरण के रूप में आप लोग भी लिख सकते हैं, और आंसर राइटिंग और निबंध में आप लोगों को यही तो लिखना है। इसीलिए तो कहता हूं कि ये आर्टिकल एडिटोरियल जरूर पढ़ा करिएगा। जुलाई 2019 में उसने देश भर में 1000 निर्धारित स्थलों पर महज 12 घंटों में 3.5 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए। एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया। इथोपिया के ग्रीन लेगेसी कार्यक्रम में लगाए गए 70% से अधिक पेड़ देशज प्रजातियों के थे, जो स्थानीय परिस्थिति तंत्र को सहारा देते हैं। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए, और जिनमें 60% महिलाएं और युवा थे। वर्ष 2019 से 2023 तक इथोपिया का वन आवरण 17.2% से बढ़कर 23.6% हो गया है। यह वृद्धि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, धरती की वास्तविक हरियाली थी। इथोपिया की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि उसने रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि यह है कि उसने पौधारोपण को एक राष्ट्रीय संकल्प में बदला, जहां नेता, किसान, विद्यार्थी, महिलाएं सब एक साथ खड़े हुए। कोस्टा रिका का अनुभव भी उतना ही सीखने लायक है, और इसने 1970 के दशक में, जब उसका वन आवरण केवल 17% रह गया था, तब से लेकर 2024 तक उसे 54% तक पहुंचाया। और इसके पीछे कोई बड़ा धन नहीं था, बल्कि एक सरल और दूरदर्शी नीति थी, और जिसमें वन भूमि को बनाए रखने वाले किसानों, जमींदारों को सरकारों की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। रवांडा ने भी अपनी अनूठी सामुदायिक भागीदारी के बल पर वन आवरण को वर्ष 2000 में 10% से बढ़ाकर 2024 के 30% से अधिक कर दिया है। वहां एक अनूठी व्यवस्था है जिसके तहत नागरिक हर महीने एक शनिवार की सुबह पर्यावरण कार्यों, जिनमें पेड़ लगाना भी शामिल है, के लिए समर्पित करते हैं। कानून और सामुदायिक जिम्मेदारी के संयोजन ने रवांडा को अफ्रीका में वन संरक्षण का अग्रदूत बना दिया। भारत के पास इन सभी देशों से सीखने का अवसर है। यहाँ ना संसाधनों की कमी है, और ना भूमि की, और ना मानव संसाधनों की कमी है, तो केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की, सख्त कानूनी ढांचे की और दीर्घकालिक सोच की। आज जब अल नीनो की मार, रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी, गहराती सूखा हर वर्ष के साथ विकराल होता जा रहा है, तब पौधारोपण को एक औपचारिकता की तरह नहीं, एक कानूनी दायित्व की तरह देखने की जरूरत है। जिस देश में पीपल को पवित्र माना जाता है और बरगद को अमर, उस देश में पेड़ को जीवित प्राणी का दर्जा देने के लिए कानून की नहीं, केवल संकल्प की जरूरत है। और यह इरादा तब बनता है जब यह समझ आए कि जो पेड़ काटा गया, उसके साथ भविष्य की एक सांस भी काटी गई। और एक केस स्टडी के रूप में आप लोग इनका उदाहरण दे सकते हैं, आप लोग इन देशों का। और जब भी मैं कहता हूँ कोई खुशी का पल है आपके घर में, मैं कहता हूँ पेड़ जरूर लगाया करिएगा। सही वक्त, या आप देखिए, जिंदगी ऐसी कोई फिल्म या कहानी नहीं होती जिसमें हर बार अंत में सब कुछ सही ही हो जाए, ना ही इसका संचालन अपने मन मुताबिक किया जा सकता है। जीवन में परिस्थिति और कर्म सब समय समय पर अपनी भूमिका निभाते हैं, और जीवन की नौका चलती रहती है। हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख सुख का कुछ ना कुछ नुक्ता हमेशा लगा ही रहता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सामने अलग तरह की समस्याएं होती हैं। हम अपने बूते चल नहीं सकते, अपनी देखभाल नहीं कर सकते, कुछ कहना हो तो बोल नहीं सकते, कोई क्या बोल रहा है यह पूरी तरह समझ नहीं सकते। जिंदगी संकेतों और धीरे धीरे अनुभव के आधार पर आगे बढ़ती है। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल, कॉलेज, घर की छोटी छोटी समस्याएं हमारे पास आने लगती है। अब समस्याओं का रूप बदल जाता है। बचपन में जो समस्याएं रहती हैं वे पीछे छूट जाती हैं, और युवावस्था में जो समस्याएं हैं उनका रंग, ढंग, स्वाद, स्वभाव अलग है। वे समस्याएं भी एक दिन पीछे छूट जाएंगी, और फिर आएगी वृद्धावस्था। फिर से एक अलग तरह की समस्याओं का आगमन शुरू हो जाएगा। हमारे हाथ पैर काम करना कम और बाद में बंद भी कर देंगे। ऐसे ही एक दिन हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और समस्याएं यही रह जाएंगी। अगर हम सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनों के सुख हमसे किनारा कर लेंगे। इस बीच हम जीवन भर इन समस्याओं के समाप्त होने का इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ एकदम पूरी तरह सही हो जाए, जबकि सभी कुछ एकदम सही कभी नहीं होता है। सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं, खुशी और आंसू दोनों आंखों को नम करते रहते हैं। हम एक समस्या का समाधान करते हैं, दूसरी समस्या अपने आप को तवज्जो दिए जाने की आकांक्षा हो जाती है।
क्या आकांक्षी हो जाती है। जीवन समस्या समाधान का एक जाल है जो हमारे इर्द गिर्द लिपटा हुआ है और हम चाह कर भी इसे एक झटके में नहीं काट सकते हैं। यह जाल हमारे धैर्य, संयम, समझदारी और सहनशीलता के सहारे ही काटा जा सकता है। कुछ को तो सामने देखकर भी नजरअंदाज करना ही उचित रहता है। अगर हम ज्यादा उत्सुकता, उत्तेजना, अधीरता दिखाएंगे तो इसमें और ज्यादा उलझने की संभावना रहती है। और इससे आप देख, इसलिए धैर्य खोने से ज्यादा बेहतर है कि कुछ को स्वीकार कर लिया जाए, कुछ को सुलझाने का प्रयास किया जाए और इन स्थितियों को स्वीकार करते हुए आगे चलते रहा जाए। और आप देखिए, जीवन की समस्या के रूप में बन गई इन गांठों को सुलझाने का प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती अपनी सारी ऊर्जा उसी में झोंक देना समझदारी नहीं है। कुछ गांठें तो समय के साथ अपने आप भी सुलझती जाती हैं, भले ही उन्हें सुलझाने में कुछ समय लग जाए, पर जो चीज शुरू होती है उसका एक दिन अंत निश्चित है। हम सभी का जीवन नदी में तैरते एक छोटे नाव के समान है। नाव सही सलामत नदी में तैर कर अपनी यात्रा खत्म करे, इसके लिए हमें निरंतर पतवार चलाते रहना चाहिए। बेमन से पतवार चलाएंगे तो जल्द ही थक जाएंगे, हंसते गाते हुए चलाएंगे तो यात्रा का पता भी नहीं चलेगा। नाव का लहरों से सामना होता ही है। लहरों के आने पर अगर कोई एकदम से सहम या घबरा जाए तो नाव डूब जाएगी या गलत दिशा में बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा अच्छा है कि उन लहरों के साथ तारतम्यता बिठाया जाए, हंसते हुए उनका सामना किया जाए और इस सफर का भरपूर आनंद उठाया जाए। अगर यह सोचा जाए कि लहरों से एक दिन पीछा छूट जाएगा तो यह संभव नहीं है। एक एक करके लहर आती रहेंगी और जब तक हम जीवन रूपी नदी को पार नहीं कर लेते, अगर हम इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि लहरों का आना जाना बंद होने पर हम खुश होंगे, खुशी मनाएंगे और जीवन को जीना शुरू करेंगे, तो फिर इस यात्रा के बहुत से सुंदर दृश्य, आसपास के मोहक वातावरण और खुशियों से वंचित रह जाएंगे। जो जीवन सुंदर स्वप्न बन सकता है उसे हम दो स्वप्न बदल देंगे। इसके बाद हम एक नीरस जीवन के यात्री बनकर रह जाएंगे। अंत में हाथ में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा कि हमने समय रहते जीवन को जिया नहीं है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सब कुछ कभी ठीक नहीं होने वाला है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह सिर्फ कल्पना है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए जीवन जैसा भी है उसमें कुछ पल चुराकर उन्हें भरपूर लेना चाहिए, क्योंकि हर यात्री को यहाँ एक सीमित समय मिला हुआ है। उसके बाद उसकी यात्रा खत्म होनी ही है। चाहे वह यात्रा खुश दिली से पूरा करे या निराशा में डूब कर पूरा करे, यह यात्री के ऊपर ही निर्भर करता है कि संसाधन और भौतिक सुविधाएं इस यात्रा में कुछ सुविधा अवश्य मुहैया करती हैं, लेकिन सुविधाओं के चक्कर में पूरी यात्रा का सत्यानाश कर लेना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। हो सकता है कि हम इस यात्रा में जिन चीज़ों की तलाश कर रहे हैं वह सबसे अंत में मिले, लेकिन अंत में मिलने का फायदा ही क्या होगा जब उनका उपभोग करने के लिए हम तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए अच्छे दिनों की आमद के इंतजार में अपने जीवन को नाहक ही व्यर्थ नहीं करें। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देख लीजिए, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक भारत का कुल विदेशी ऋण बढ़कर 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.3 अरब डॉलर से अधिक है। और देखिए, अगर हम बात करें आरबीआई की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लोकतंत्र का जीवन। देश का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से मौखिक, लिखित, कलात्मक, डिजिटल माध्यमों से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव और किसी भी देश के चहुमुखी विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मगर सवाल है कि क्या सरकार की नीतियों या फैसलों का विरोध करना अपराध की श्रेणी में आता है? इस पर अदालत की ओर से समय समय पर स्थिति स्पष्ट की जाती रही है और इसी क्रम में अब बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि देश के नागरिकों को सरकार का गुलाम नहीं बनाया जा सकता। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जिला बदल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है कि वह सरकार के खिलाफ आंदोलनों विरोध प्रदर्शनों में शामिल है। ऐसा करना निश्चित रूप से उसके मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित करता है। सहमति, असहमति दो ऐसे पहलू हैं जिनकी लोकतंत्र को मजबूती देने में अहम भूमिका है। संवैधानिक अधिकारों के लिहाज से देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति शासन प्रशासन की नीतियों, व्यवस्था या किसी विचारधारा का विरोध करता है तो उसे स्वस्थ आलोचना के तौर पर देखा जाना चाहिए। मगर देश में ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं
जब इस तरह की आलोचना को साजिश या फिर बगावत बता दिया जाता है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि अगर हर आलोचना या असहमति को अपराध की श्रेणी में रखा जाए तो लोकतंत्र का मूल तत्व कैसे जीवित रह पाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह सवाल उठाया कि आम नागरिक सरकार की किसी कार्रवाई या फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते। क्या यह नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाने जैसा नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि अगर अन्याय के खिलाफ और सुधार की मांग के पक्ष में उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जाए तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात नहीं तो और क्या होगा। अमेरिका स्थित स्वतंत्र प्रभुत्व संस्था द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के एक नए विश्लेषण सर्वेक्षण के मुताबिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के प्रमुख 33 देशों में भारत 24वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सैद्धांतिक समर्थन मजबूत बना हुआ है, लेकिन इस अधिकार की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दुनिया के कई हिस्सों में कमजोर हो रही है और जिनमें भारत भी शामिल है। यह छिपा नहीं कि हाल के वर्षों में देश के भीतर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को भी साजिश बताया जाने लगा है। फिर चाहे विद्यार्थियों का परीक्षा की शुचिता को लेकर आवाज उठाना हो या फिर अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों का सड़क पर उतरना हो। विपक्षी दलों की ओर से यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकार की नीतियों का विरोध करने पर उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सरकार के निर्णय का विरोध करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करना कितना उचित है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि अगर लोकतंत्र को सही मायने में जिंदा रखना है तो नागरिकों के तमाम अधिकारों की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। देखिए, नेता आपके संसद में भी कुछ भी बोलते रहें तो उन पर कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी बोल दीजिए तो आप पर तुरंत कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। साझेदारी का सफर। बदलते भू राजनीतिक दौर में भारत जिस तरह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई संभावनाओं की जमीन तैयार कर रहा है, उसमें अलग अलग देशों के साथ नए समीकरण बनना भी स्वाभाविक है। यूं भारत और जापान के बीच संबंधों की कड़ियां बहुत लंबे समय से सकारात्मक और प्रगाढ़ रही हैं, मगर आज दुनिया भर में जिस तरह नए ध्रुव विकसित हो रहे हैं उसमें दोनों देशों के बीच ठोस साझेदारी को लेकर बनी ताजा सहमति का अपना महत्व है। गौरतलब है कि भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी ढांचा तथा सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रक्षा समझौते सहित कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। जापान के प्रधानमंत्री तकाइची की भारत यात्रा के दौरान कई अहम फैसले किए गए, जिनमें आर्थिक सुरक्षा के अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से आपूर्ति श्रृंखला में साझेदारी मजबूत करने के लिए एक समझौता शामिल है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये है जापान, टोक्यो इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। ये ईरान है। दरअसल एक अनिश्चितता के दौर से गुजरते विश्व में आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे की मजबूती के लिए बेहतर विकल्प तैयार करना वक्त की जरूरत है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा के मामले में परिस्थितियों के मुताबिक नई संभावनाओं और साझेदारी को विकसित करना होगा। यही वजह है कि समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक को मजबूत करने के लिए यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना प्रणाली पर काम के अलावा भारत जापान ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी उन्नत सामग्रियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक संयुक्त खाका तैयार किया। इसके तहत भारत में 1000 बायोगैस उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की पहल अगर जमीन पर उतरती है तो इसके सकारात्मक परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों के विकसित होने की नई राय अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बड़ी ताकत दे सकती है। भारत और जापान एशिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और इनके बीच सहयोग के ध्रुव को मजबूत करना इसलिए भी एक रणनीतिक जरूरत है और इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को संतुलित करने में मदद मिलेगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।